हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्रास रूट एकेडमी। आज हम लोग यूपी ट्रिपल सी में आए हुए पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको जो है एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में के द्वारा तैयार किया गया। तो 1928 में भारत का संविधान सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जो है भारत का संविधान जो है सबसे पहले उसको जो है गठित किया 1928 में। 1927 में साइमन कमीशन के बाद ये चुनौती दी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कि वो एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाए। ठीक है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने जो है इसको बनाया था। तो इसका आंसर देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू ने उस समय कांग्रेस के नेताओं में से एक थे और जिन्हें वर्ष 1928 में भारत सरकार के एक संविधान के प्रारूप में तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मूल भारतीय संविधान में लिखित किसके द्वारा हस्तलिखित है। भारतीय मूल संविधान जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नहीं, बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान लिखित है, लेकिन वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। उसमें लिखा है हस्तलिखित। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में ध्यान से सुनो। किसके द्वारा हस्तलिखित है, तो हस्तलिखित किसके द्वारा, डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने संविधान को अपने हाथों से जो है वो लिखा था। ठीक है, अगली बार अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। मतलब 1892 में जो एक्ट आया था उसका जो कौन सा सुधार था। तो 1892 के एक्ट का सुधार जो है वो 1909 का परिषद अधिनियम था। 1909 का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, सॉरी, मिंटे मार्ले सुधार। जो उसको कहते हैं 1909 वाले को कहते हैं मिंटे मार्ले सुधार। ठीक है ना, उसके बाद जो अगला है 1999 वाला, 1919 वाला, इसको कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। तो जो अभी पूछ रहा है 1892 का जो है वो सुधार कौन सा था, मतलब विस्तार कौन सा था। तो एक हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1909 का परिषद अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान का किस देश से संदर्भ लिया गया। तो अवशिष्ट शक्तियां है वो कहाँ से ली गई है, वो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो हमारे संविधान में कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई। ठीक है, तो इसे एक एक करके हम देख लेते हैं कि जो है ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिए गए, यहाँ से लिए गए हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा ऑप्शन कहाँ पे, ये बी ऑप्शन क्या है इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। तो इसमें जो मंत्रालय निम्न में जो ऑप्शन दे दिए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, किसमें किसको जो है वो कौन सा मंत्रालय दिया गया। तो हम लोग देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था, उनको गृह मंत्रालय दिया गया था। क्या, गृह मंत्रालय। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। मतलब भारत के संविधान की विशेषता निम्न ऑप्शन में से कौन सी नहीं है। तो सबसे पहला त्रिस्तरीय सरकार हम लोग देखते हैं, ये भी भारत के संविधान की विशेषता है। हमें पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ग्राम पंचायतों को जब जोड़ा गया तो उस हिसाब से हमारी सरकार जो है उसमें त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। अगला सार्वभौमिक मताधिकार, ये भी हमारे संविधान की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी हमारे संविधान की व्यवस्था है। अगला ऑप्शन क्या है कि सबसे छोटा लिखित संविधान है, ये आंसर गलत है। तो इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा अब तक का लिखित संविधान है। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है इसमें से। तो एक अर्थसंघीय संरचना, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये भी है। तीसरा ऑप्शन क्या है, शक्तियों का वितरण, ये भी है। और क्या है, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, ये भी है। ठीक है ना, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है। तो अर्ध संघ भारत को किसने कहा था, केसी वेयर ने। ठीक, केसी वेयर। ठीक है ना, केसी वेयर ने भारत के संविधान को क्या कहा था, अर्धसंघ शक्तियों का वितरण है, हमें पता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच की भारत में शक्तियों का वितरण है। मतलब क्या, लिखित संविधान है और संविधान की सर्वोच्चता है। तो भारत का संविधान लिखित भी है, सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान भी है, और संविधान की सर्वोच्चता है। तो क्या कौन सा ऑप्शन हमारा बचता है, वो ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसके संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। निम्न में से किनके द्वारा जो है संविधान, सॉरी पूरा क्वेश्चन है, किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तो जैसा हम लोग जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ए ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा के सामने रखा गया। और जो उसमें जो है भारतीय संविधान कैसा होगा उसके बारे में विशेषता बताई थी, जो आगे चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बढ़ा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसके संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, किसने रखा था। तो किसने रखा था, जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का
श्रेष्ठ स्वरूप है, मतलब भारत जैसे देशों के लिए संघवाद का कौन सा स्वरूप जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है इसमें से? तो इसमें क्या है, केंद्रीकृत संघवाद, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि केंद्रीकृत नहीं है, सेंट्रलाइज संघवाद तो बिल्कुल नहीं है भारत में। दूसरा परस्पर विरोधी नहीं है, परस्पर विरोधी मतलब केंद्र और राज्य के बीच विरोध बिल्कुल नहीं है। सौदाकारी संविधान, ये संघवाद बिल्कुल नहीं है। कैसा है भारत में? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद वह होता है जिसमें केंद्र और राज्य आपस में एक दूसरे से समन्वय करके जो है सरकार चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सहकारी संघवाद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सबको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसमें हम 9 दिसंबर 1946 देखते हैं, कहाँ पे? डी ऑप्शन हमारा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला जो है अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहले अधिवेशन में जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना वो है कि डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसमें एक जो है आप लोग को एक जो है वो याद कर लेना चाहिए। तो उसके बाद इससे संबंधित जो और अन्य तथ्य हम वो बता देते हैं। तो 11 सॉरी, इसमें जो है अगला 11 दिसंबर जो है वो 1946 को दूसरा बैठक हुआ था, इसमें ऑप्शन नहीं है। और हम लोग आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद को निम्न में से किस देश से लिया गया था? मतलब जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारत के संविधान में संघवाद का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं मॉन्टेस्क्यू सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, केंद्र एवं रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन। दूसरा ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासन शामिल करना और रियासतों में द्वैध शासन। तो इसमें क्या ऑप्शन है? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासन शामिल करना, मतलब कि केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी डुअल गवर्नमेंट की व्यवस्था जो है वो 1919 में की गई थी। 1919 का क्या है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन क्या है? देखो, इस भारत के 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के दौरान जाना जाता है पहली बार जो है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था। ठीक है, उस समय क्या है उसकी विशेषता थी? उस समय जब पारित किया गया था तो क्या 8 जो है अनुसूचियां थी और कुल मिलाकर 395 वो है अनुच्छेद थे। ठीक, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 1946 की अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में जो कार्यकारी सरकार थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी सरकार या अंतरिम सरकार जो सबसे पहले गठित की गई थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद इसमें कौन कौन से जो है आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री जैसा आप सब लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। पहले श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन प्रसाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गोविंद बल्लभ पंत जो वह प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी था यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान में कुल जो है एक लाख 17,369 शब्द हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया? सॉरी, भारत का संविधान क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया? तो भारत का संविधान जैसा आप लोग जानते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मतलब कि 3 वर्षों में, गलत ऑप्शन हो जाता है। 3 वर्षों से अधिक समय में बिल्कुल गलत है। 2 वर्षों से अधिक किन 3 वर्षों से कम, ये अवधि। ठीक है ना, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कितना हो जाएगा? 2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान को माना जाता है संघीय, एकात्मक, संसदीय और क्या है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की? तो सबसे पहला का ऑप्शन क्या है? संघीय। संघीय है, लेकिन कैसा है? भारत पूर्णतया नहीं है, अर्ध संघ माना जाता है। किसकी तरह? केसी बेयर के अनुसार। उसके बाद हम लोग एकात्मक संविधान बिल्कुल नहीं है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो है संघात्मक संविधान है। उसके बाद संसदीय प्रणाली है, लेकिन अगला ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है, वो है कि विधान में संघीय, मतलब रूप विधान में संघीय, मतलब हमको दिखाई देता है संघीय, लेकिन भावना में एकात्मक। भावना में एकात्मक जब कभी मतलब कोई भी ऐसी समस्या आती है कि जब उसको एकात्मक होने की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो उसमें जो है एकात्मक हो जाता है। वैसे सामान्य दिनों में
कैसा रहता है, संघीय रहता है। तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन सही है। सामान्य दिनों में ये संघीय संविधान की तरह, संघीय व्यवस्था की स्ट्रक्चर की तरह जो है व्यवहार करता है, और विशेष दिनों में ये एकात्मक स्ट्रक्चर की तरह से व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, कौन सा विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन देखते हैं हम, या एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, या अनुनेय है, मतलब अनुनेय है, इसमें कोई संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन यह अनम्य भी है, मतलब अनम्य मतलब कुछ भाग रूप में और मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्या है, या एकल है, क्योंकि केंद्र के पास अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र के राज्यों के बीच विभाजन है, ये भी सही है ऑप्शन। अगला क्या है, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। अच्छा, अब ये ऑप्शन आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित कराया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन जो है वो राज्य का राज्यपाल, उससे संबंध कोई संबंध नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी क्या है, भारत का संविधान एकल है, हाँ एकल है। कैसे एकल है, क्योंकि राज्य केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां हैं। उसके बाद क्या है, लेकिन संघीय भी है, क्योंकि केंद्र की शक्ति का जो है केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। तो ये दोनों प्रकार से, कैसा, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, ठीक है ना। ऊपर क्या कह रहा है, या अनुनेय है, मतलब कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या कह, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जाएगा, हाँ ये भी सही है। तो ये हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी है। तो कौन सा गलत है ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में भारतीय संविधान सभा का प्रस्ताव सुझाव किया था। तो मतलब 1935 से पहले किसने जो है भारत में संविधान सभा का प्रस्ताव किया था, वो हम लोग पता है, एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय कहाँ है, डी ऑप्शन। एम एन रॉय पहले सोशलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन की बात की थी, किस वर्ष में, 1934 में। कौन सा वर्ष है, 1934, ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस सी मुखर्जी, सी ऑप्शन, डॉक्टर एस सी मुखर्जी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जैसे देखेंगे, ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, ये आपको ये दोनों लोग प्रारूप समिति में दिखाई देंगे, किसमें, प्रारूप समिति में, ठीक है। उसके बाद वी पट्टाभी सीतारामैया, इनको आप लोग जानते हैं, और जो है जिन्होंने 1938 में जो है इनको गांधी जी ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाया, और फिर वो जो है सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। तो ये वही सीतारामैया है। बाकी इनके बारे में, दो लोगों के बारे में आप जानते हैं, के एम मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। बाकी एस सी मुखर्जी जो है ये उप समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा को अपनाया कब गया है, 26 नवंबर 1949, यह भी याद रखिएगा। लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950, ठीक। उसमें जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य थी। जब भारतीय संविधान जो है बना, उसमें कुल कितनी महिलाएं जो है भारत की सदस्य थी संविधान सभा की, वो कुल 15 पहली, भारत की जो पहली संविधान, मतलब पहली का मतलब भारत की जो संविधान सभा थी, उसमें कुल कितनी महिलाएं थी, अगर कोई आपसे पूछे महिला सदस्य कितनी थी, वो 15 थी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा इस समय भारत की संसद में जो है वो कुल कितनी महिलाएं सांसद हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। और ये कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी, कैसे, अस्थायी, ठीक है ना, पहले अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद हम लोग कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समिति, प्रारूप समिति मतलब वो समिति जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया। तो आप लोग कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारा ये कौन सा आंसर, ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। उसके बाद प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे, आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले। तो अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, एन माधवराव आए थे बी एल मित्रा के स्थान पर। फिर डीपी खेतान, सॉरी टीटी कृष्णमाचारी जो आए थे डीपी खेतान के स्थान पर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता एवं भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता एवं भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। ये कथन किसका है, ये कथन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, ठीक है। ये कथन आप हूबहू याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, पहली बार मैंने भी देखा है। तो क्या है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला चैप्टर हम लोग आ गया यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस क्वेश्चन में कि
एक फेडरल स्टेट इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है। तो क्वेश्चन पूछा है एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या होती है। तो इसमें क्या है, एक दलीय शासन, सैन्य शासन, ये ऑप्शन हटा दीजिए सबसे पहले आप। सैन्य शासन किसी भी जो है संघीय राज्य की व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो सकती। अगला क्या है, राजधानी, राजधानी में पूर्ण शक्ति, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं। और उसके बाद क्या लगा, केंद्रीय एवं स्थानीय सरकारों के बीच बंटवारा, मतलब संघवाद का मतलब ही यही होता है कि संघवाद का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का वितरण वितरण होना चाहिए। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही लग रहा है। डी ऑप्शन क्या लग रहा है कि केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच में शक्ति का विभाजन। संघवाद की परिभाषा है केंद्रीय और राज्य की शक्तियों के बीच में शक्तियों का विभाजन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान का भाग एक क्या है। भारत के संविधान का भाग एक क्या है, भारत के संविधान का भाग एक है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो हम ऑप्शन इसे देख लेते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र, हमारा ऑप्शन कौन सा है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, भारत के संविधान का पहला भाग है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है उसका नागरिकता, तीसरा क्या है नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार। यह भाग आप लोग जो है धीरे धीरे याद कर लेगा। चौथा डीपीएसपी, पांचवा ठीक है ना वो केंद्र सरकार, जो चौथे का ए पार्ट है उसमें मौलिक कर्तव्य, ये जो है आप लोगों को बाद में करा दिए जाएंगे। हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। बर्मा को भारत से अलग कब किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है, बर्मा को भारत सरकार से भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है अलग किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये भारत का अनुच्छेद एक कहता है। अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद एक कहाँ पे है, ये, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कहते हैं भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थी। तो ये एक क्वेश्चन है, ये टोटली फैक्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें मौजूद थी। कुल रियासतें मौजूद थी वो 565 रियासतें जो भारत स्वतंत्र हुआ उसमें जो है भारत में मौजूद थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद एक भारत को घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद एक भारत को क्या घोषित करता है, संघ राज्य। भारत का अनुच्छेद एक कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, तो ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है कि संघ राज्य, ठीक है ना, राज्यों का संघ, संघ और राज्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि तिथि देखनी है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तराखंड नामक एक राज्य को अलग किया गया था। तो उत्तराखंड को कब अलग किया गया था, वो 9 नवंबर सन 2000 को नवंबर में, ठीक है ना। सन 2000 को नवंबर में 3 राज्यों का जो है गठन हुआ था। एक किसका, सबसे पहले एक गठन हुआ था 2000 में, एक गठन हुआ था आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है, एक गठन हुआ था उत्तराखंड का, और एक गठन हुआ था झारखंड का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो है सब तीनों जो है राज्य वो 2000 में बने थे, और उसमें भी तिथि लिखनी है 9 नवंबर 2000 को क्या बना था, उत्तराखंड, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वर्ष जो है 1956 है, ठीक है ना, 1956। 1956 में पहली बात तो भारत में, अब इसके बारे में कहानी तुमको बता देते हैं। कहानी ये है कि भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर किया गया। उसका कारण ये था कि कांग्रेस के एक जो है पुराने लीडर थे, वो उनका नाम था, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, उन्होंने जो है आमरण अनशन किया था, रामलुलू, हाँ सॉरी रामालुलू उनका नाम था। उन्होंने जो है अनशन कर दिया था कि जो है आंध्र भाषा के आधार पर ही गठन होना चाहिए। तो पहला राज्य तो भाषा के आधार पर ही गठन हुआ 1956 में। बाकी राज्यों के लिए जो है समितियां बनाई गई थी, पर उसके आधार पर भी जेवीपी का समिति बनी थी, उसने जो है रिकमेंडेशन किया था कि जो राज्यों का गठन है उसका आधार भाषाई भी होना चाहिए और प्रशासनिक भी होना चाहिए। मतलब उसका स्ट्रक्चर, मतलब राज्यों के गठन का आधार भाषा भी एक होना चाहिए और दूसरा स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, वो भी उसका आधार होना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं त्रिपुरा को कब भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वो 1972 में। त्रिपुरा को जो है 1972 में भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। भारतीय संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा योगदान नहीं देता है। तो क्या है, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ये बिल्कुल देता है। अगला क्या ऑप्शन, रूस की समाजवादी क्रांति बिल्कुल देती है, ठीक है ना। अगला क्या है, अमेरिका के अधिकारियों का विधेयक, ये भी बिल्कुल देता है। तो इनमें से कौन सा जो है वो नहीं देता है, वो नहीं देता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, सबसे पहले ये कैसे होगा,
औद्योगिक क्रांति हुई थी जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों का आगमन हो रहा था सब 16वीं शताब्दी में, उस समय औद्योगिक क्रांति यूरोप में हो रही थी। तो उससे संबंध 1947 में भारत आजाद हुआ। तो आप लोग इससे मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये किसी भी प्रकार से जो है भारत के संविधान निर्माण में कोई भी योगदान नहीं कर सकता। बाकी सारे ऑप्शन आपके जो है वो सही है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, अगला चैप्टर जो है भारत के संविधान के प्रमुख भाग उससे संबंधित है। तो लिखा है कि भारत के संविधान की शुरुआत होती है, भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये भाग 4 में है। ठीक है, अगला नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, पहला भाग 1 क्या है? भाग 1 है कि संघ एवं उसका राजनीति। लेकिन भारत के संविधान, किसी भी पुस्तक की शुरुआत क्या होती है? उसकी प्रस्तावना होती है। तो भारतीय संविधान की शुरुआत क्या है? प्रस्तावना। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? मतलब भारत के संविधान में निम्न में से किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है? तो आप लोग संविधान की प्रस्तावना जब पढ़ते हैं, भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें से हमको ध्यान देना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं उपासना के अतिरिक्त जो कुछ होना वो हमको हटाना है। तो सबसे पहले विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता बिल्कुल है, उसके बाद विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, क्या नहीं? आर्थिक स्वतंत्रता का कहीं जिक्र जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक समानता क्या का अर्थ है? मतलब भारत में जो चिकित्सक के संविधान में सोशल जस्टिस मतलब सोशल इक्वलिटी मतलब सामाजिक समानता की बात की है, उसका अर्थ क्या है? इसमें केवल महिलाओं को समान अवसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऑप्शन ठीक हो सकता है लेकिन ये कुछ ज्यादा वेग ऑप्शन है। क्या है? केवल महिलाओं को, केवल है तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। अगला क्या है? मौजूदा प्रणाली में संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी संविधान रिजिड इतना नहीं हो सकता कि उसमें कोई सुधार ही न किया जा सके। शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात, बिल्कुल ये, अगर शिष्ट वर्ग के प्रति आप पक्षपात करेंगे तो समानता को कैसे मतलब आप जो है दिखाएंगे? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगला क्या लिखा है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, ये बिल्कुल सही है, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, ये भारत के संविधान की जो समानता है उसको प्रदर्शित करता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला ऑप्शन क्या है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग पता है 1940 में 1942 में 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव वही आगे चल के भारत के संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के आदर्श को कहाँ से लिया गया? तो मतलब भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का आदर्श है वो कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी संविधान से। किसका? समानता स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी संविधान से। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है भारत के संविधान को? आमुख, बिल्कुल नहीं। प्रलेख, बिल्कुल नहीं। नीति निर्देशक तो अपने आप में भाग 4 में है। अगला क्या? संविधान की मुख्य विशेषता। तो संविधान की मुख्य विशेषता है वो क्या है? भारत की प्रस्तावना। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, इसमें आंसर जो दिया है वो आमुख दे दिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है मुझे ही पहली बार दिखा है, तो आप लोग भी इसको देख लीजिए, इसका आंसर उन्होंने आमुख दे रखा है। अगला हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। क्या सुरक्षित करना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य? सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करना, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सुरक्षित करना, भारत सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा करना, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित करना। तो इसमें क्या ऑप्शन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना। मतलब ये है कि भारत के संविधान में कई चीजों से कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन किससे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता? वो राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं हो सकता, व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा से कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं हो सकता। अगला हम लोग देखते हैं कि ये देखो 2 वर्ग दे रखे हैं, उनको मैच कराना है। प्रभुत्व वर्ग है प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा। तो हम सबसे पहले इसमें एक वर्ग वो पकड़ेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि वो किसी भी मतलब किसी राज्य जो जिसका कोई धर्म ना हो। तो हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला है कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए, सभी को एक परिवार सदस्य के परिवार के रूप में रहना चाहिए। तो ये किससे मैच होता है? भाईचारे से मैच होता है। ठीक है ना, अगला क्या है? लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार।
सर्वोच्च अधिकार बाह्य एवं आंतरिक में निर्णय लेने का अधिकार होता है संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व कहाँ है? हमारा ऑप्शन ए। तो संपूर्ण प्रभुत्व को हम कहाँ से ऐड करेंगे? बी से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अगला क्या है? धर्मनिरपेक्षता, लोगों के समान राजनीतिक अधिकार। ये किससे होगा? प्रजातंत्र। समान राजनीतिक अधिकार ही प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या है कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसको राजनीतिक अधिकार जो है वो समान होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन जो है। और धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखा है? देखा है ए में बी, ठीक है ना, और 2 में सी, और 3 में डी, और 4 में एक, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। किस प्रकार की समानता का वचन देता है? तो हम संविधान की प्रस्तावना आप लोग पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी, पंथनीति, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार एवं अवसर की समानता। तो किसकी समानता? विचार एवं अवसर। आपको कहाँ दिख रहा है? ये हैसियत एवं अवसर, ये आपको दिख रहा है कॉमन। तो क्या हो गया? विचार एवं अवसर की समानता, ठीक है। अगला हम लोग क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारत के संविधान की आत्मा सबको पता है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा है। तो किसका है? प्रस्तावना, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना को किसने जो है क्या नाम, अनुच्छेद 32 को किसने जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्योंकि उसमें जो है रिट्स की व्यवस्था है, उसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था करता है कि आप शायद डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के जाकर अपनी जो है रिट जारी करवा सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो बी आर अम्बेडकर से जब पूछा गया कि आपके हिसाब से संविधान की प्रस्तावना क्या है, आत्मा क्या है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को बताया था, ठीक है। और वैसे ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान की आत्मा क्या है, तो आप लगाएंगे प्रस्तावना भारत के संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकार पे आ गए हैं, अगला चैप्टर। तो उसमें लिखा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों से सुरक्षा से संबंधित है। मतलब कि निम्न में से कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आप लोग अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? वो इनमें से कोई नहीं करता है, क्योंकि वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 29, ठीक है ना। अनुच्छेद 29 ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है। अनुच्छेद 29, तो हम क्या लगाएंगे? ई, नॉन ऑफ द एबव। क्योंकि अनुच्छेद 18 हमको पता है क्या है, वो कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद अनुच्छेद, सॉरी, किसी भी प्रकार की मतलब शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई उपाधि जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की बात करता है। और ये अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि आप अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उसके प्रावधानों के साथ मिलान करिए। मतलब जो अनुच्छेद इधर दे रखे हैं उसके प्रावधान इधर रखे हैं, आपको मैचिंग कराना है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, ये ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आपको क्या दिख रहा है? राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता आपको यहाँ ऑप्शन में दिख रही है। उसके बाद अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में पहला, चौथे में चौथा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को किस प्रकार किससे सुरक्षा दी गई है? 23 और 24 के शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर भारत के संविधान के अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में आप पढ़ेंगे तो क्या है, आपको 14 से 18 समानता के अधिकार वाले मिलेंगे, ठीक है। समानता, फिर जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी 19 में मिलेगी आपको, स्वतंत्र 19 से 22 आपको मिलेगा स्वतंत्रता के अधिकार। फिर 23 और 24 के शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण के विरुद्ध के अधिकार मतलब कि आपका कोई भी किसी प्रकार से शोषण नहीं कर सकता। तो जो है क्या लिखा है? शोषण के अधिकार का ऑप्शन ए सही है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे हम आगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 मनुष्य से किस अधिकार से संबंधित है? 25 से 28, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ऑप्शन हमारा कहाँ है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसा आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, 23 और 24 है, ठीक है ना। उसके बाद समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक है ना, ये भाग। अगला हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अधिकार दिए गए हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय है।
और अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित होते हैं और हस्तांतरणीय अधिकार है। मौलिक अधिकार को केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। तो आप लोग इसका ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसको सॉल्व करेंगे। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इसका कोई सेंस नहीं बनता, मौलिक अधिकार आपको जो है राष्ट्रपति नहीं प्रदान करते हैं, वो भारत के संविधान ने प्रदान किया। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं और हस्तांतरणीय अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार तो है, मतलब मौलिक अधिकार एक तरह से प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन हस्तांतरणीय है मतलब उसको खत्म किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। अगला क्या है, मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित होते हैं और हस्तांतरणीय अधिकार उम्र पर आधारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो चाहे आज का जन्मा हुआ हो या 60 साल का हो, 70 साल का हो, सबको मौलिक अधिकार है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, मौलिक अधिकार केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये क्या है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इससे संबंधित ऑप्शन क्या है, अनुच्छेद 352 जब लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, तब उनका जो है कम किया जा सकता है। अगला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है, वो ये है कि अस्पृश्यता का निषेध। अब अस्पृश्यता का निषेध जो है इसमें शामिल नहीं है। भारत के संविधान में से किस याचिका का अर्थ है कि सूचित होना या प्रमाणित होना। सूचित होना या प्रमाणित होना कि आपको जानकारी हो, वो किस में आता है, वो आता है उत्प्रेषण में। उत्प्रेषण में जो है ये आता है सूचित होना, प्रमाणित होना। अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से कौन सा अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 कौन सा है, अनुच्छेद किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से वाक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको क्या दिख रही है, ऑप्शन बी में वाक हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 से संबंधित है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ठीक है, अगला धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, ये क्या है 25 से 28। ठीक है ना। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 हम लोग का के संरक्षण के लिए तो वो है अनुच्छेद 29, सॉरी। अगला क्या है, अगला ये है कि के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, वो है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के साथ। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, सीधा सा सेंस ये है कि किसके पास मौलिक, अगर आपके मौलिक अधिकारों का या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उससे सुरक्षा कहाँ प्रदान करना, मतलब कहाँ बताने जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का, वो जाएगा आपका कहाँ, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए उसका जो आधार है अनुच्छेद वो 32 है, जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और उच्च न्यायालय में जाने के लिए अनुच्छेद 226। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान में किस भाग में से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रीट है, एक प्रकार की रीट है। वो ये है कि अगर आपके मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, आप अनुच्छेद 32 के तरह संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की तरह जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो 5 प्रकार की रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, ठीक है ना, उसके बाद अधिकार परीक्षा है, ये सब है ना 5 प्रकार की। तो उनमें से जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण किसमें आता है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसमें, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, अनुच्छेद 32। तो मौलिक अधिकार कहाँ है, ये मौलिक अधिकार कहाँ से, 32 से सॉरी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 32 है ना, वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। अगला हम लोग लिखते हैं, डैश 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 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत, मतलब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। सबको पता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन ठीक है ना, ये पहला ऑप्शन सही है। यहाँ से क्या लिखी गई, आपकी संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, उसके बाद जापान से क्या लिया गया है, यहाँ से सॉरी यूएसएसआर से क्या लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है आपका जो है वो समाजवादी, ठीक है ना, होना। उसके बाद हम लोग देखते हैं, शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है। मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, इसको अनुच्छेद 21 के एक पार्ट के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया था, तो अनुच्छेद 21 का पार्ट ए। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहन करना है। सर्व शिक्षा का दिमाग क्या क्या किस आयु में, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष जो है उसके बच्चों को उसमें शामिल किया गया है। और यह है इसमें संविधान का 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है मान्यता दी गई थी। उसके बाद यह है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है।
मतलब इनमें से कौन सा जो है वो मूल अधिकारों का नहीं है। वो ये है कि बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका है तो महाराष्ट्र जाते हैं, ये मौलिक अधिकारों का बिल्कुल उदाहरण है, क्योंकि उसमें जो है आप जो अनुच्छेद 19 के पार्ट पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, उसमें कहीं भी जाकर बसने, व्यापार अभिव्यक्ति करने की, व्यापार करने की, वृत्ति करने की, रहने की स्वतंत्रता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला है क्रिश्चियन मिशन स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों का अधिकार 1930 में जो है उनकी व्यवस्था की गई है कि वो अपने शैक्षिक संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं। माँ बाप की संपत्ति उत्तराधिकार उनके बच्चे होते हैं, बिल्कुल उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये नहीं है बिल्कुल, हाँ सॉरी, ये क्या है, माँ बाप एवं संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, ये कहीं भी मौलिक अधिकारों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका गलत है। सरकारी संस्थाओं में समान पदों, ये बिल्कुल अनुच्छेद 14, ठीक है ना, तो ये जो है आपके क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद, ये सी गलत। अगला हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष दायित्व सौंपा है। मतलब मौलिक अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, वो सर्वोच्च न्यायालय की, मतलब न्यायालय के ऊपर है। तो न्यायालय कहाँ है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 32 और 226। अगला हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन एक ही है, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं और कौन कौन सी रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगला है परमादेश, अगला है अधिकार परीक्षा, अगला है प्रतिषेध, अगला है उत्प्रेषण। इन सबका शाब्दिक अर्थ सीधे से समझ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट या मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, आप जो है उसके लिए जो है अपील कर सकते हैं कि उसको 24 घंटे के लिए में उसके अंदर सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित किया जाए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये आपके जो है हम आदेश देते हैं आपको ये काम नहीं करना है या ये काम करना है। उसके बाद अधिकार परीक्षा, उसमें जो है वो पूछता है कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं ये इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये अधिकार परीक्षा होता है। प्रतिषेध मतलब मना करना, प्रोविजन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि ये आपके अधिकार से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर, तो आप इस पर जो है हस्तक्षेप नहीं करें। उत्प्रेषण, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कोई जो है रेट जारी करके बताता है कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर, आप इसको जो है अपर कोर्ट में शिफ्ट कर दीजिए, ये उत्प्रेषण होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के सामने समता संबंधित है, ये सबको पता है, अनुच्छेद 14, ठीक है ना, विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। अगला हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य में ये क्या लिखा है, डैश 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 भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में किसको जोड़ा गया, वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन ए में, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो भी किस समिति की सिफारिश पर, वो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन ये है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है। तो किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है, 51 ए, ठीक है ना। ये सूचीबद्ध किए गए किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 4 ए में किए गए हैं, किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस में किया गया, तो किसमें किया गया, 4A 4 का, ठीक है ना, वो चौथे का। उसके बाद हम लोग निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या है, पहले तो ऑप्शन ये सभी दे दिया, ये सभी के लिए नीचे वाले पढ़ने पड़ेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना बिल्कुल मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टि, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने अंदर डेवलप करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद क्या है कि देश की संप्रभुता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सारे सही है, तो ये सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, वो 10 किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में एक 11वां अलग से जो है वो जोड़ा गया, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। 10 पहले से थे, 11वां जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। अगला हम लोग क्या देखते हैं, और जो 86वां जोड़ा गया था वो ये जोड़ा गया था कि सभी माता पिताओं का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो है शिक्षित कराएं, स्कूल भेजें, वो उससे संबंधित है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें और उनको जो है बेगारी में या किसी अन्य काम में न लगाएं। कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए। ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति हमारे किसमें है? ऑप्शन डी में, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह समिति ने जो है ये सुझाव दिया कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? सबसे पहले लोक चुनावों में वोट डालना, इसको देख लेते हैं पहले। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन, बिल्कुल ठीक है ना, ये है हमारे फंडामेंटल राइट में। अगर लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। अगला क्या? संविधान को मानना है, आदर्शों का दिखाना, ये भी बिल्कुल है। तो निम्न में से कौन सा नहीं है मौलिक कर्तव्य? वो क्या है? वोट को डालना, ठीक है ना। वोट को डालना जो है ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। हालांकि इससे संबंधित सिफारिश जो है वो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, लेकिन इस पॉइंट को उसमें ऐड नहीं किया गया था। तो जो है ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा संबंधित किया गया है? तो किसमें थे? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन क्या है? 42वें संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और उसका आर्टिकल क्या था? चौथे का। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजकीय नीति निर्देशक तत्व। राजकीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? हमारे 36 से 51 तक। 12 से 35 क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। उसके आगे हम लोग अब इस आर्टिकल के आगे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? देश के पर्यावरण का संरक्षण, सुधार एवं वनों के जीवन की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ये क्या आता है? देश के पर्यावरण की सुरक्षा और संविधान, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा जाता है कि भारत के संविधान पूरे राष्ट्र में नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए? तो अनुच्छेद 44 बात करता है समान सिविल नागरिक सिविल संहिता की, मतलब समान नागरिक सिविल संहिता के लिए, कि लोगों के लिए अलग अलग कानून है, हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, ऐसा कुछ ना हो, कि एक समान सिविल सोसाइटी नागरिक संहिता का व्यवस्था किया जाए। वो एक समय पे बना दिए गए, जो क्योंकि उस समय की मांग थी। अब जो है समान सिविल संहिता की बात होने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का काम ये होता है कि इसको लागू करने के दिशा में जो है सरकार काम करे। तो अभी जो है सरकार इस स्थिति में है कि वो समान सिविल संहिता को लागू कर सकती है, कोशिश कर रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 कहाँ पे? ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता। उसके बाद क्या क्या? निम्नलिखित में से कौन से आदर्श जिन्हें राज्यों की नीति निषेध तत्व में ध्यान में रखना चाहिए? वो कौन से हैं? ध्यान में रखना चाहिए वो सब। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय, अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन निम्न में से कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर राज्य जो है वो मौलिक मतलब नीतियां बनाता है? तो राज्यों की नीतियों बनाने के लिए निर्देशक तत्व बनाए दिए। निर्देशक मतलब ऐसे निर्देश जो संविधान में दिए गए हैं, वो राज्य को गाइड करेंगे कि वो नीतियां को बनाए। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका काम क्या है? ये जो है राज्य की स्टेट को गाइड करते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से? फंडा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ये एक स्रोत है भारतीय संविधान के निर्माण में, कई स्रोत हैं, कहीं कहीं से कुछ लिएगा, कहीं से कुछ लिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आप कहाँ से लाएंगे? आयरलैंड के संविधान से लाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अपने आप में जो है एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि उसके उसके द्वारा कई चीजें भारतीय संविधान में जोड़ी गई, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को उसी से जोड़ा गया, उसी के द्वारा जो है बहुत सी चीजें जोड़ी गई। तो उसमें हम लोग ये देखते हैं, जैसे क्या नाम है, अतिरिक्त पावर दे दिया गया था, जिसको बाद में 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया। तो जो है उसके बाद उसमें क्या जुड़ा है? भारत में पंथ निरपेक्षता शब्द जो है, अखंडता शब्द जो है, समाजवादी शब्द जो है, ये सब कहाँ से जुड़े गए? ये सब 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये क्या कह रहा है? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन कौन सा भाग जो है वो उसमें जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद कौन सा है इसका? 39 इसमें यह कहा गया था कि वो लोग जो न्याय पाने से वंचित रह जाते हैं अपनी आर्थिक स्थितियों की वजह से, जो लोग पैसे वाले नहीं है, तो उन्होंने एक नया संविधान में अनुच्छेद जोड़ा 39A, जिसमें कहा गया लोगों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब जो लोग अपना वकील नहीं हायर कर सकते, अपनी मतलब अपना मुकदमा या चुनाव केस लड़ने के लिए बहुत जो है ताकतवर नहीं है, उनके लिए निःशुल्क जो है एक वकील की व्यवस्था की जाएगी जो उसको विधिक सहायता प्रदान कर सके। तो ये जो है किससे जोड़ा गया था? उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करता है? आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में पहले आर्थिक न्याय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है ना।
वो तीनों प्रकार की व्यवस्था किसमें है? वो जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकारों में है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? वो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या बताते हैं? राज्य के नीति अनुच्छेद 38 में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसर को समानता साबित करना। अगला हम लोग देखते हैं, डैश 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 महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को क्या मदद करता है सामाजिक और आर्थिक रूप से? सबसे बेसिक बात है, किसी को भी सशक्त करना तो सबसे पहले आप उसको एजुकेट करिए। तो हमारा एजुकेशन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। महिलाओं को शिक्षित करना जो है उसको क्या करता है? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से क्या बनाता है? सशक्त बनाता है, एम्पावर्ड करता है। अगली बात हम लोग क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति स्थापित करना, ये भारत के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। और कौन से अनुच्छेद में आता है? वो अनुच्छेद जो है आपका 51। कौन सा? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है आप सरकारों को ये गाइड करता है कि आप लोग है विश्व में शांति की व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग करिए, ठीक है ना? तो क्या है? अनुच्छेद 51। अगला क्या क्वेश्चन क्या है? भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड लागू हो गया है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। समान सिविल संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44। और ये किस राज्य में लागू हो गया है? वो लागू हो गया है गोवा में। और गोवा कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका, ठीक है ना? अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत, अब ये एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उससे संबंधित क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें लिखा है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कथन जो सत्य है, सबसे पहले इसे संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना? उसके बाद क्या है? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे जो है धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके बारे में आप ये पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, धन विधेयक वो किसमें है? 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है। धन विधेयक से संबंधित सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसको राष्ट्रपति की अनुमति के साथ जो है सदन में पेश किया जाता है। दूसरा, इसको प्रारंभिक रूप से लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ठीक है। दो फैक्ट आप इससे संबंधित याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति निम्नलिखित से नहीं है? संविधान को संशोधन करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। संविधान को संशोधन करने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकता है। संविधान में संशोधन करने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद भी उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन होता है। अगर न्यायालय को ये लग रहा है कि जो संविधान संशोधन हुआ है या जो है संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, तो वो उसको जो है रद्द भी कर सकता है। तो इसमें क्या है, क्या लिखा है? क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं है? तो पहली ही शक्ति नहीं है राज्यपाल, तो ऑप्शन ए नहीं है ना, तो इसको ऑप्शन नन ऑफ द एबव दे रखा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? सॉरी, राज्यपाल पढ़ रहा हूँ, हाँ सॉरी, राज्यसभा के पास नहीं है। मुझे पूछ रहा है कि राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति नहीं है? राज्यसभा के पास कौन सी शक्ति नहीं है? संविधान संशोधन करने की शक्ति है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक वो दोनों सदनों में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है और लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पास ये शक्ति बिल्कुल है, तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। दूसरा क्या है? गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमति करती है और धन विधेयकों को संशोधन सुझाव देती है, बिल्कुल देती है। उसके बाद प्रस्ताव व संकल्प प्रस्तुत करती है, बिल्कुल प्रपोजल देती है। प्रपोजल क्या देती है? जैसे आपको अगर नई कोई आपको किसी भी प्रकार की नई सर्विस, जैसे कोई भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, ऐसी नई सर्विस अगर बनानी हो तो उससे संबंधित प्रस्ताव जो सबसे पहले वो आता है वो कहाँ आता है? राज्यसभा में ही आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्या है? या संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देती है, बिल्कुल। अगर कोई भी किसी भी मुद्दे पर राज्यसभा एक बिल पारित कर दे कि इस पर इन विषयों पर केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है, तो अगर राज्यसभा इस बिल को पारित कर देती है तो केंद्र सरकार उन राज्य सूची के विषयों पर भी जो है कानून बना सकती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष सबको पता है कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति हमारे ऑप्शन में कहा है? ऑप्शन सी, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? आर्टिकल 63 के तहत, ठीक। आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वह उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है होगा, स्पीकर। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ एवं कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? संघ की कार्यकारी शक्ति तो राष्ट्रपति में निहित होगी, वो किस अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां वो राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब यह है कि जितने भी कार्य हैं, सरकार जितने भी कार्य करेगी वो किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति के नाम से। कोई भी आदेश पारित होगा वो राष्ट्रपति के नाम से राजपत्र वो है वो पारित होता है। तो ये क्या होगा? उसका ऑप्शन आर्टिकल 53। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति वह के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। मतलब कि निम्न में से कौन जो है वो अपने एक बार कहीं चुना जा चुका है वो पुनः उस पद के लिए पात्र होगा, वो जो है वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि डैश 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 संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता को लागू करता है। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता को लागू करती है आचार संहिता समिति। पूरी पार्लियामेंट इतनी बड़ी संस्था है, बृहद संस्था है, तो कुल मिला के 543 जो लोकसभा के सांसद हैं फिर राज्यसभा के जितने सांसद है इस सब मिला के लगभग जो है इतने सदस्य हो जाते हैं, तो वो एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कार्यों के लिए कुछ कुछ समितियां बनाई जाती है, जिन समितियों का काम होता है विशेष रूप से उसी पर ध्यान देती हैं। तो जो है संहिता मतलब लोगों के बीच में आचार संहिता, पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच में आचार संहिता मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे, वो कैसे आचार व्यवहार करेंगे उससे संबंधित जो समिति है वो उसका क्या नाम है? जो है आचार समिति। अगला हम लोग क्या देखते हैं, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री है, मंत्री सरकारी है, मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक क्या होगा? सरकारी विधेयक होगा। सरकारी विधेयक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है ना, गवर्नमेंट बिल। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य जो है और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने? 450। 450 हमारा ऑप्शन का आंसर, सॉरी 500 का आंसर, 500 ऑप्शन, सॉरी 500 ऑप्शन जो है अधिकतम हो सकते हैं सदन में। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा संसदीय कार्रवाई के वास्तविक समय एवं बहुभाषी अनुवाद को सक्षम करने के लिए प्रारंभ किया गया एआई संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मतलब कि जो है जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसको प्रस्तुत करने के लिए जो एआई प्लेटफॉर्म बनाया गया उसका क्या नाम है? उसका नाम जो है वो है संसद भाषिनी। संसद भाषिनी एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया गया है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका काम जो होता है उसके कार्य को प्रेजेंट करना। अगला हम लोग देखते हैं, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और मुक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं? संसदों के लिए विशेषाधिकार होता है कि अगर उनको किसी भी फौजीदारी मामले में, क्रिमिनल केस नहीं, किसी भी राजस्व मामले में अगर गिरफ्तारी करवानी है तो उसको उससे 14 दिन पहले उसको एक सूचना देनी पड़ती है, उससे पहले आप उसको गिरफ्तार नहीं करते। ऐसे कई अन्य विशेषाधिकार जो हैं वो किसको दिए गए हैं? भारत के संसद के सदस्यों को दिए गए हैं। तो ये जो विशेषाधिकार हैं ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? उस अनुच्छेद है कौन सा? 105। 105 का है ऑप्शन में सी, ठीक है। और अगला हमारा क्या है? अनुच्छेद 54 किससे, सॉरी इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 163 से संबंधित है राज्यपाल के कार्य और उसके सहायता से संबंधित भूमिका निभाता है। अगला हम लोग देखते हैं, संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लेके जाता है? अनुच्छेद 356। जब किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वो राज्य की संस्थाएं या वहाँ उस राज्य की सरकार जो है संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करती है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वहाँ वो राष्ट्रपति शासन लगाए, और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? वो अनुच्छेद है 356, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में से कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं? जो लेते हैं उनको हटाना है, जो नहीं लेता है उसको इसमें से टिक करना है। तो इसमें से चुनाव करना है कि कौन भाग नहीं लेता है। तो सबसे पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल लेते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी लेते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल ये नहीं लेते हैं, क्योंकि कुल मिला के भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। विधान परिषद के सदस्य जो है इसलिए जो है उसमें पार्ट नहीं लेते हैं। कौन कौन लेता है? लोकसभा के सदस्य निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित, विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित, लेकिन विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। और ये भी आप लोग देख लीजिए किन किन राज्यों में विधान परिषद है, जैसे यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, 2 और राज्यों में है। आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? निम्नलिखित कौन सी विशेषता है जो राज्यसभा को विधान से अलग करती है? वो है महाभियोग की शक्ति।
अब ये बात बताइए, महाभियोग किसके खिलाफ लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति के खिलाफ, और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाएगा कौन? राज्यसभा लाएगा, लोकसभा लाएगा। तो ये कौन सा विधान परिषद जो है वो राज्यसभा से डिफरेंट है इस मामले में। अगला हम लोग कहते हैं निम्नलिखित में किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? राष्ट्रपति ने अब तक अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कब कब किया है? वो किया है भारतीय डाक विधेयक, इसमें किया था। किसने किया था? वो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पे सबसे पहले मतलब एक बार अपना क्या किया है? पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है, वो आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग देख रहे हैं संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका किसके प्रति विधायी होगी संसदीय प्रणाली में? वो होती है विधायिका के प्रति। विधायिका कहाँ पे है हमारा ऑप्शन? विधायिका है विधानमंडल, ठीक है ना। अब देखो, कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी, और विधानमंडल के सदस्य किसके प्रति होते हैं? देश की जनता के प्रति। इसलिए कहा जाता है कि देश की जो लोग देश में शक्ति है वो देश की जनता में है। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानमंडल या विधायिका के प्रति। और विधायिका किसके प्रति? विधायिका इंडिविजुअल सदस्य, विधायिका के अलग अलग सदस्य किसके प्रति होते हैं? और राज्य की जनता के प्रति है। और राज्य को सामूहिक रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति लोकसभा के सदस्य जो है वो उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? लोकसभा के सदस्य को, हाँ, ये निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति? लोकसभा के सत्र को स्थगित करने की शक्ति है वो क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा का अध्यक्ष जब चाहे वो सदन को स्थगित कर सकता है, जब चाहे सत्र अवसान कर सकता है, जब चाहे सत्र को फिर से जो है वो लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य जो है वो क्या है? अनुच्छेद 245 के अनुसार जो संसद का कार्य है वो कानून बनाना है। मतलब कि संसद की जो विधायी शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां मतलब आप विधेयक बना सकते हैं, विधेयक बना सकते हैं मतलब आप कानून बना सकते हैं। वो किसमें? 245। तो इसका भाग कौन सा है? भाग 11 में जो है विधायी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक, ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? वो किसको है? वो संसद को। संसद जब चाहे किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक जो है 100 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के लगभग देख लिए हैं। इस सीरीज में लगभग 400 क्वेश्चन है जो अब तक की यूपी ट्रिपल एससीआई में आए हुए सारे क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।